हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं विष्णु सर और एक बार फिर जबरदस्त स्वागत है आपका अपनी फिजिक्स की क्लास में, जहां हम फिजिक्स को पढ़ने वाले बड़े ही इंटरेस्टिंग वे से, बड़े ही फनी तरीके से, जहां हमारा पूरा फोकस कॉन्सेप्ट पर रहता है और जहां रहना मना है। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास भी कुछ इसी मोटोस को लेके आगे बढ़ने वाली है। आज की क्लास में बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। कल प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था कि डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, पराविद्युत पदार्थ, जब हम कैपेसिटर में यूज करते हैं, संधारित्र की प्लेटों के मध्य भरते हैं, तो उस समय हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो चेंज होता है, पोटेंशियल चेंज होता है, विभव चेंज होता है और कैपेसिटेंस बढ़ जाता है। संधारित्र की जो धारिता है, कैपेसिटेंस है, वो इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, बट कल मैंने आपको बताया था कि जब हम डाइलेक्ट्रिक मटेरियल प्लेटों के बीच में डालते हैं तो उसकी भी कंडीशन होती है कि आपने मटेरियल पूरा भरा हुआ है या फिर अलग अलग टाइप के मटेरियल डाल रखे हैं उसमें, या फिर थोड़ा सा ही डाल रखा है, उसी हिसाब से कैपेसिटेंस चेंज होने वाला है। तो आज हम यही पढ़ने वाले हैं कि आप डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को यूज करते हैं तो आप किस तरीके से यूज कर रहे हो, उसके अकॉर्डिंग किस तरीके से कैपेसिटेंस चेंज हो रहा है। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं हम इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। आज का टॉपिक 12th क्लास ऑल बोर्ड सिलेबस हम पढ़ने वाले, चाहे आप कोई भी बोर्ड में हो, किसी भी स्टेट बोर्ड से पढ़ रहे हो, चाहे आप नेशनल बोर्ड से पढ़ रहे हो, अकॉर्डिंग टू ऑल बोर्ड सिलेबस हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। एनटीएससी, आईआईटी, जेईई, नीट, एयरफोर्स, नेवी, एनडीए टाइप के एग्जाम में आने वाले टॉपिक्स पर भी हम, कॉन्सेप्ट पर भी हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, पूरा फोकस रखना है और साथ ही साथ में नोट्स भी कंप्लीट करते रहने हैं, क्योंकि मैंने हमेशा कहा है अपने हाथों से लिखे हुए नोट से बेस्ट स्टडी मटेरियल कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, आइए बात करते हैं सबसे पहले, जब फुल्ली फिल्ड हो, टॉपिक का नाम डाल दिया मैंने यहां पर, जब पूरा भरा हो। अब अकॉर्डिंग टू आपकी जो भी बुक है आपकी, आप जिस रेफरेंस बुक या टेक्स्ट बुक यूज कर रहे हैं, वहां पर आप पूरा टॉपिक नेम आप देख लीजिएगा कि आप कौन सा टॉपिक किस हिसाब से पढ़ रहे हैं। ठीक है, बट जहां पर फुली फिल्ड वाला टॉपिक है मैं वो आपको पढ़ा रहा हूं। ठीक है, तो देखिए ये हमारे पास कैपेसिटर है, ये इसकी पॉजिटिव प्लेट, ये इसकी नेगेटिव प्लेट। अब ध्यान से देखिएगा, अब क्या है, इसके बीच में मैंने पूरा डाइलेक्ट्रिक मटेरियल भर दिया है, ये लो पूरा जो भी स्पेस है वो भर चुका है। अब जब पूरा भर चुका है तो हम बात करते हैं बिफोर की, यानी पहले की। भरने से पहले जब आपने मटेरियल नहीं भरा था तो आपके पास केवल एयर प्रेजेंट थी, यहां पर हवा थी ओनली, और जब एयर प्रेजेंट थी तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला था E नॉट इक्वल टू था Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट, जो हम पढ़ चुके हैं। जस्ट थोड़ा सा रिवाइज करिए अपने दिमाग को, जस्ट प्रीवियस की क्लासेस में जाइए, एक दो क्लास पहले ही हमने पढ़ा था कि प्लेटों के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसकी वैल्यू होती है ये। अब बात करते हैं पोटेंशियल की वैल्यू और विभव। पोटेंशियल होता है E डॉट D। अब E यानी विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड, देन Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट, और यहां पर मैंने लिखा है D। अब मुझे चाहिए कैपेसिटेंस यानी C, तो मैं यहां पे एयर की बात कर रहा हूं तो मैं C नोट लगा देता हूं, और C नोट इक्वल टू होता है Q अपॉन V, यहां पे लिख देता हूं मैं V नोट। ये बिफोर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल से पहले की बात कर रही है। ठीक है, तो बिफोर वाला केस है, तो यहां पर ओनली एयर प्रेजेंट है। ठीक है, Q की जगह Q लिख देता हूं और यहां पर आ जाएगा QD अपॉन A एप्सिलॉन नॉट, Q से Q कैंसिल हो जाएगा, A एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला जाएगा और वैल्यू हो जाएगी A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। इक्वेशन नंबर 1। ये तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, बट फिर भी मैं आपको बता रहा हूं, आफ्टर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल फील्ड, जब आप डाइलेक्ट्रिक मटेरियल भरते हो, भरने के बाद तब क्या होगा, तब आपका जो कैपेसिटेंस है C, यहां पर देखो A जो है वो ऐसे कैसे रहेगा, बट एप्सिलॉन नॉट की जगह आपके पास हो जाएगा एप्सिलॉन और नीचे आ जाएगा
डी। एप्सिलॉन को बोला जाता है एप्सिलॉन आर, जो मैंने डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पढ़ाया था, पराविद्युतांक पढ़ाया था, तब भी मैंने आपको बताया था। इसके बाद मैंने और रिवीजन किया भी, एक दो क्लास पहले ही मैंने आपको और बताया, ठीक है। तो देखिए, तो मैं लिख सकता हूं ए एप्सिलॉन आर अपॉन डी, देन सी इक्वल्स टू, ये वैल्यू देखिए यहां से, ये वैल्यू सी नॉट की है, तो मैं लिख सकता हूं सी नॉट, और यहां पर आ गया एप्सिलॉन आर, तो एप्सिलॉन आर लिख सकता हूं। एप्सिलॉन आर हमेशा एक से ज्यादा ही होगा, एक से ज्यादा ही होगा, इसकी वैल्यू 1 से जो ग्रेटर देनी होने वाली है हमेशा, ठीक है। फॉर एयर, हवा के लिए, फ्री स्पेस के लिए इसकी वैल्यू 1 होती है, और सारे मीडियम जो होते हैं वो निर्वात से, फ्री स्पेस से, एयर से ज्यादा डेंसर होते हैं, ज्यादा सघन होते हैं, तो वैल्यू हमेशा 1 से ज्यादा आने वाली है। इसका मतलब सी की वैल्यू देखो, सी की वैल्यू ज्यादा आने वाली है सी नॉट से। इसका मतलब हुआ कि जब भी आप पूरा फिल करते हो, पूरा भर देते हो इस स्पेस को डाइलेक्ट्रिक मटेरियल से, परावैद्युत पदार्थों से, तो आपका कैपेसिटेंस एप्सिलॉन आर टाइम्स बढ़ जाएगा, एप्सिलॉन आर गुना बढ़ जाएगा। आगे मेरी बात समझ में, ये हो गया जब आप डाइलेक्ट्रिक मटेरियल प्रेजेंट करते हैं। बट ये उस केस में जब आप पूरा फिल करते हो, सपोज करो आपने पूरा फिल नहीं किया, तब क्या होगा? तो आगे बात बताता हूं मैं आपको, देखिए ध्यान से रख कर रहा हूं मैं, नोट जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। देखो, पार्शियली फिल्ड हो मतलब आंशिक भरा हो, आंशिक भरा हो। तो ध्यान से देखना जो मैं बता रहा हूं, एक एक बात पर, एक एक पॉइंट पर आपको फोकस रहना है, एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर करते चलना है, तभी आप जो है समझ पाएंगे, सब्जेक्ट के साथ रिलेट कर पाएंगे अपने आप को। फिर देखो ये सब्जेक्ट कैसे चुटकियों में सॉल्व होता है। अदरवाइज लास्ट में हमारे पास एक ही ऑप्शन बचेगा, रटना, जो हम आज तक करते आ रहे हो। फिर लास्ट में ये जो रटने वाली आदत है, यही हमारी पकड़ को ढीली करती है, और फिर कहते हैं हम यार ये सब्जेक्ट तो मुझे बहुत प्रॉब्लम देता है। अरे प्रॉब्लम नहीं दे रहा मेरे भाई, बस तेरा ध्यान इधर उधर हो गया है, तू उसको कभी समझने की कोशिश ही नहीं कर रहा, उसके साथ कभी प्यार से बैठ के तूने गुफ्तगू की ही नहीं। कभी प्यार से बैठ, सब्जेक्ट के साथ रिलेट कर, अपने आप को उससे जोड़, फिर देख कैसे फीलिंग तेरी बाहर निकलती है, कैसे सब्जेक्ट पे तेरी पकड़ मजबूत होती है, और उसके बाद देख कैसे तेरे नंबर आते हैं। समझ गए मेरी बात, कैसे चुटकियों में सब्जेक्ट सॉल्व होता है। बट उसके लिए आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, अपने आप को रिलेट करना पड़ेगा सब्जेक्ट के साथ, सब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट क्लियर करने पड़ेंगे, ठीक है। आगे देखिए, जब आंशिक भरा हो तब क्या हो, मतलब ये हमारे पास कैपेसिटर है, दोनों प्लेटों के बीच की डिस्टेंस डी है, यहां पर ये प्लस है, ये माइनस है, और हमने यहां पर एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, परावैद्युत पदार्थ भर दिया है, एक सिल्ली के रूप में, स्लेब के रूप में। ये मैंने स्लेब रख दी है, ठीक है, इतना सा भर दिया है ओनली, जिसकी थिकनेस, मोटाई स्मॉल टी है। इतनी जगह तो मटेरियल भरा है, बाकी की जगह कौन प्रेजेंट है? हवा प्रेजेंट है, एयर प्रेजेंट है, ठीक है। तो देखिए, तो मैं लिख सकता हूं थिकनेस ऑफ एयर पोर्शन, हवा भार की मोटाई, और थिकनेस ऑफ जो एयर पोर्शन है वो देखो कितना होने वाला है, पूरी डिस्टेंस है डी, उसमें से जो मटेरियल है उसको माइनस कर दो, तो मटेरियल ये भरा हुआ है इतना, तो टी को माइनस कर दिया तो डी माइनस टी। पूरे में से ये जो मटेरियल है उसको मैंने हटा दिया, इतना जो है मटेरियल भरा हुआ है उस स्पेस को मैंने माइनस कर दिया, तो बाकी की जगह निकल के आ गई है। जो बाकी की जगह है, ये जो स्पेस है, उसमें कौन भरा हुआ है? हवा भरी हुई है, एयर प्रेजेंट है, ठीक है। अब बात करते हैं हम टोटल पोटेंशियल की। बिटवीन द प्लेट्स, अतः
प्लेटों के मध्य विभवांतर। अब देखिए टोटल जो पोटेंशियल है वो दो तरीके से होने वाला है। एक तो यहां पर जहां हवा है वहां पर तो मैं नोट लगा देता हूं, तो हवा भाग का, ठीक है, एयर पोर्शन में पोटेंशियल, ठीक है, हवा भाग में विभवांतर, ये हो गया। एक हो गया मीडियम में, क्योंकि यहाँ पे माध्यम भी उपस्थित है, तो माध्यम का मीडियम में पोटेंशियल विभवांतर। तो हमारे पास दो पोटेंशियल आने वाले, एक हवा वाले पोर्शन में, एयर पोर्शन में, और एक ये जो मीडियम है आपका डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, थोड़ा जो पदार्थ है, यहाँ पर पोटेंशियल, ठीक है। तो देखिए दो विभव हो गए हमारे पास। अब बात करते हैं विभव की, तो V इक्वल होता है E डॉट D, जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, E डॉट D। पहले बात करेंगे एयर पोर्शन की। एयर पोर्शन का इलेक्ट्रिक फील्ड होता है E नोट, जो हमने अभी लिखा था, पहले भी हम पढ़ चुके हैं। और डिस्टेंस D यानी डिस्टेंस, हवा भाग की जो मोटाई, एयर पोर्शन की जो थिकनेस है वो, और एयर पोर्शन की थिकनेस है D माइनस T, तो मैं लिख देता हूं D माइनस T, प्लस Vm यानी मीडियम में पोटेंशियल ड्रॉप, तो मीडियम का इलेक्ट्रिक फील्ड है E, और मीडियम में जो पोटेंशियल ड्रॉप आएगा वो आएगा E डॉट D, तो मैंने E लिख दिया डॉट D, D यानी डिस्टेंस, तो डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करनी है, तो यहाँ की डिस्टेंस, यहाँ की थिकनेस स्मॉल t है, तो मैं लिख देता हूं स्मॉल। मैं पहले भी आपको बता चुका हूं, एप्सिलॉन r इक्वल होता है E नॉट अपॉन E, एयर या फ्री स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड और मीडियम में इलेक्ट्रिक फील्ड, निर्वात में विद्युत क्षेत्र और माध्यम में विद्युत क्षेत्र का जो अनुपात होता है, जो रेशियो होता है, वो कहलाता है एप्सिलॉन r। तो यहां से मैं E की वैल्यू निकालूं तो E नॉट अपॉन एप्सिलॉन r आएगा। इसको मैंने ऊपर ले गया हूं और एप्सिलॉन r को मैं नीचे ले आया हूं, तो इस E की जगह मैं लिख सकता हूं ये वैल्यू, तो फिलहाल मैं यहां पर लिख देता हूं E नॉट D माइनस T, प्लस इस E की जगह मैं लिख देता हूं E नॉट अपॉन एप्सिलॉन r, तो E नॉट अपॉन एप्सिलॉन r, और यहां पर आ गया है T। जो कॉमन है वो बाहर निकाल लीजिए, E नॉट यहां पर कॉमन है, यहां बच गया D माइनस T, यहां से भी E नॉट कॉमन निकालेंगे तो यहां बचेगा T अपॉन एप्सिलॉन r। ये हमारा पोटेंशियल आ गया है। हमें चाहिए कैपेसिटेंस, तो एक काम और करता हूं मैं, E नॉट की वैल्यू भी रख देता हूं, और हमने अभी भी पढ़ा था E नॉट की वैल्यू होती है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन या Q अपॉन A एप्सिलॉन, दोनों में से कुछ भी रख सकते हैं, क्योंकि सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी प्लस टारगेट घनत्व तो होता है Q अपॉन A, तो मैं यहां पे लिख देता हूं Q अपॉन A एप्सिलॉन D माइनस T प्लस T अपॉन एप्सिलॉन R। देन V इक्वल्स टू, अब देखिए यहां पर हमें चाहिए कैपेसिटेंस, अतः धारिता, देन V इक्वल्स टू, जो हमारा कैपेसिटेंस होता है C इक्वल्स टू Q अपॉन V होता है, देन C इक्वल्स टू Q की जगह Q, और V का फॉर्मूला ये रहा, मैं यहां पे लिख देता हूं Q अपॉन A एप्सिलॉन, और यहां पे लिख देता हूं D माइनस T प्लस T अपॉन एप्सिलॉन R। ऐसा का ऐसा ही उठा के मैंने यहां पर रख दिया है, Q से Q कैंसिल हो गया है, और अब हमारा कैपेसिटेंस का फॉर्मूला देखो, A एप्सिलॉन ऊपर आ जाएगा ट्रांसफर होकर, तो वैल्यू बन जाएगी A एप्सिलॉन D माइनस T प्लस T अपॉन एप्सिलॉन R। अब हमारा कैपेसिटेंस का फॉर्मूला ये हो गया है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी है, जब पूरा फील्ड हो, पूरा भरा हुआ हो, तो हमने अलग फॉर्मूला यूज करना है, और पूरा भरा हुआ ना हो, थोड़ा सा ही भरा हुआ हो, पार्शियली फिल्ड हो, तो आपको ये यूज करना है। ठीक है, दो केस हो गए। लेकिन एक बात सपोज करिए मैंने इसमें एक ही मटेरियल डाला भी, लेकिन फिर मेरा मन जम गया कि नहीं, मेरे को इसमें एक मटेरियल नहीं डालना है, मुझे इसमें दो चार मटेरियल का मिक्सअप करके डालना है, एक मिक्सचर डालना है इसमें दो चार मटेरियल प्रेजेंट हो, तो उन दो चार मटेरियल प्रेजेंट होने की वजह से क्या कैपेसिटेंस होगा, ये भी एक मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है। तो उसके बारे में भी हम बात करते हैं, तो ध्यान से देखना, ठीक है, ये नोट कर लीजिएगा। जब अलग अलग मटेरियल प्रेजेंट हो तो सबका जो कंबाइनिंग इफेक्ट है वो हमारे लिए जानना जरूरी हो जाता है, क्योंकि कैपेसिटेंस सबके कंबाइनिंग इफेक्ट की वजह से चेंज होगा। ठीक है, कितना चेंज होगा वो हमें पता नहीं अभी तक, ना आपको पता है ना मेरे को पता है, बट मेरे को थोड़ा थोड़ा पता है, लेकिन मैं जब तक आपके साथ शेयर नहीं करूंगा तब तक मैं बोल नहीं सकता कि मुझे पता है।
दोनों साथ साथ कर रहे हैं, बट अभी हम डिस्कस कर रहे हैं दोनों, तो अभी क्लियर कर लेते हैं क्या फर्क पड़ने वाला है। तो आइए डिफरेंट मटेरियल हो, अलग अलग पदार्थ हो, तब क्या होने वाला है आपके साथ में, सॉरी कैपेसिटेंस के साथ में क्या होने वाला है आपके साथ, तो मुझे पता है क्या होगा आपके साथ, तो कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन होगा बस। और जहां कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, समझ गए, कुछ याद आ रहा होगा आपको जरूर यदि आपने मूवी देखी है तो। और मेरे हिसाब से हर कोई मूवी वेब सीरीज ये सब देखना पसंद करता है, बट स्टडी की बात आते ही, क्लास की बात आते ही बस चेहरे के ऊपर मायूसी। अरे मायूस नहीं होना है, ये भी एक तरह की मूवी है, बस इसकी स्टोरी जो है वो हमें पता नहीं, इसका ट्रेलर हमें पता नहीं है, और स्टोरी पता करने के लिए जरूरी है हम देखें इसका सस्पेंस क्या है। थ्रिलर मूवी है ये एक तरीके की, और वो जो सस्पेंस है उसको हमें अभी नहीं पता है, उसको हमें जानना है, तो हमें पहले इसकी स्टोरी को पूरा फोकस करना पड़ेगा। लेकिन इस पूरी मूवी में हमारा ध्यान कहीं और भटक जाता है, और फिर हम कहते हैं अरे तेरा ध्यान किधर है, कॉन्सेप्ट किधर है, तो इधर आ मेरे भाई, कहां जाएगा, इधर उधर दिमाग लगाएगा तो कभी भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं कर पाएगा। फिर कभी ये सब्जेक्ट जब धोबी पछाड़ लगाएगा तो फिर फेल हो जाएगा, नंबर तेरे चले जाएंगे। और यदि नंबर लेने हैं, सब्जेक्ट को धोबी पछाड़ देनी है, तो अपना ध्यान इधर उधर मत भटका, सीधा कॉन्सेप्ट पर आ, और फिर देख कैसे तू सब्जेक्ट को धोबी पछाड़ देता है, कैसे अपने नंबर लेके आता है। ठीक है, आइए बात करते हैं डिफरेंट मटेरियल होता। तो डिफरेंट मटेरियल ये रहा, मैंने इसके अंदर T1 थिकनेस की एक मटेरियल डाल दिया है, और T2 थिकनेस का दूसरा मटेरियल डाल दिया है। इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है εr, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है εr2, अलग अलग मटेरियल है, और टोटल थिकनेस है, दो प्लेटों के बीच की दूरी है d, ये पॉजिटिव प्लेट और ये नेगेटिव प्लेट। अभी दो ही डालिए, 3 4 5 डाल दी, सपोज करो खूब सारी भर दी मैंने, ये अलग मटेरियल आ गया, इसका डिजाइन अलग बना देता हूं, और इसका है εr3 और इसकी थिकनेस है T3। ठीक है, तो हमें निकालना है सबसे पहले ये भरने के बाद में, ये पूरा फिल करने के बाद में कितना एयर पोर्शन बच गया है, तो थिकनेस ऑफ एयर पोर्शन, थिकनेस ऑफ एयर पोर्शन, हवा भाग की मोटाई, हवा भाग या वायु भाग की मोटाई। तो देखो हवा भाग की जो मोटाई आएगी वो आएगी टोटल डी में से हम माइनस करेंगे जितना हमारी मटेरियल की थिकनेस है, T1 T2 T3 T4 जो भी है, तो मैं आपको लिख देता हूं T1 T2 आगे नेक्स्ट जितना भी मटेरियल भरा है। अब हमें चाहिए टोटल पोटेंशियल, बिटवीन द प्लेट्स, प्लेटों के मध्य विभवांतर, और टोटल जो पोटेंशियल होगा V, वो होगा हवा भाग वाला एयर पोर्शन में पोटेंशियल ड्रॉप और मीडियम में पोटेंशियल ड्रॉप, जैसा हमने पहले पढ़ा, बस कॉन्सेप्ट वो का वही है। देन V इक्वल्स टू V नोट की बात की जाए तो V नोट जो होगा E नोट इंटू D होता है, डिस्टेंस होता है, और एयर पोर्शन की डिस्टेंस ये रही हमारे पास, तो मैं लिख सकता हूं D माइनस T1 प्लस T2 जो भी आगे हमारे पास। ठीक है, आगे देखो V मीडियम, मीडियम की बात की जाए तो मीडियम में मैं लिख सकता हूं E, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ही लिखा जाएगा, और मीडियम में जो डिस्टेंस है, ये जो थिकनेस है, ये ओनली T1 T2 T3 इनका टोटल से आएगी, तो टोटल थिकनेस हुई T1 प्लस T2 प्लस जो भी। तो ये तो हो गई एयर पोर्शन की थिकनेस, हवा भाग की मोटाई, और ये हो गई है माध्यम की मोटाई, मीडियम की थिकनेस। ठीक है, आगे बात करते हैं V इक्वल्स टू, एक बात जरूर ध्यान रखना, ठीक है, एयर वाला जो पोर्शन है और मीडियम वाला जो पोर्शन है उसके बीच में आपको डिफरेंशिएट करना आना चाहिए, उसके बीच में पता होना चाहिए कि एयर पोर्शन कितना है और मीडियम कितना है, क्योंकि एयर पोर्शन में
इलेक्ट्रिक फील्ड, फोर्स, पोटेंशियल सब कुछ चेंज हो जाता है और मीडियम के अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल ये सब कुछ चेंज हो जाता है। आ गई मेरी बात समझ में? तो ध्यान इधर उधर नहीं, इधर होना चाहिए टॉपिक पे। ध्यान इधर होगा तो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और कॉन्सेप्ट क्लियर होगा फिर देखो आपकी मार्किंग कैसे नहीं आती है, कैसे आपको सब्जेक्ट आसान नहीं लगता है। बट उसके लिए जरूरी है पूरा फोकस करे, क्लास अटेंड करे, अपना ध्यान इधर उधर ना रखे। अरे तेरा ध्यान किधर है, पूरा कॉन्सेप्ट किधर है? तो मैंने कहा ना कॉन्सेप्ट इधर है तो पूरा ध्यान इधर होना चाहिए। ठीक है, आइए बात करते हैं। ई नोट की बात की जाए तो ई नोट को मैं ई नोट लिख सकता हूं d माइनस T1 प्लस T2, ये लीजिए। अब बात आ गई है E की, इलेक्ट्रिक फील्ड इन मीडियम, और इलेक्ट्रिक फील्ड इन मीडियम का फॉर्मूला होता है E नोट अपॉन एप्सिलॉन r, जो अभी मैंने जस्ट इससे पहले वाली डेरिवेशन में बताया था आपको। तो मैं यहां लिख सकता हूं E नोट अपॉन एप्सिलॉन r और यहाँ T1 प्लस T2 प्लस T3। आगे बात करते हैं V इक्वल्स टू E नोट D माइनस, सॉरी एक काम करता हूं मैं यहां से कॉमन ले लेता हूं ताकि आसानी रह जाए। कॉमन ले लिया मैंने E नोट, तो यहां पर मेरे पास आ गया D T1 प्लस T2 आगे जो भी है, प्लस E नोट मैंने कॉमन ले लिया है, यहाँ 1 अपॉन एप्सिलॉन r ले लिया है, यहाँ बच गया T1 प्लस T2, आगे जितनी भी आपके पास प्लेटें हैं। ठीक है, यहां से बात करते हैं E नोट की। तो E नोट का फॉर्मूला Q अपॉन A एप्सिलॉन, जो हम प्रीवियस डेरिवेशन में पढ़ चुके हैं, बट मैं फिर भी यहां लिख देता हूं E नोट इक्वल होता है Q अपॉन A एप्सिलॉन। अब आगे बात की जाए इसकी, तो D माइनस T1 प्लस T2 जो हमारा मटेरियल है, ये एयर पोर्शन की थिकनेस आ गई है और ये हमारे मटेरियल की थिकनेस है। अब बात करते हैं एप्सिलॉन r की। एप्सिलॉन r को जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा, ये पराविद्युतांक का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, जब अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो T1 थिकनेस वाले मटेरियल के लिए आ जाएगा एप्सिलॉन r1, क्योंकि अलग अलग मटेरियल मैंने डाल रखा है यहाँ पर, तो मैं लिख दूंगा एप्सिलॉन r1 और T2 वाले मटेरियल के लिए लिख दूंगा एप्सिलॉन r2। अलग अलग वैल्यू है सबकी। आगे मेरी बात समझ में? तो ये हमारा टोटल पोटेंशियल ड्रॉप आ गया है, विभवांतर आ गया है। ठीक है, इस कैपेसिटर के बीच की जो प्लेटें हैं उनके बीच में जो स्पेस है, जिसमें मटेरियल भी भरा है, एयर फ्री स्पेस, एयर भी प्रेजेंट है, जहां माध्यम और हवा दोनों उपस्थित है, वहां पर कुल विभवांतर ये होगा, टोटल पोटेंशियल ड्रॉप ये होगा। लेकिन हमारा फोकस पोटेंशियल ड्रॉप पर नहीं है, हमारा फोकस है कैपेसिटेंस पर। तो मैं इसको रफ कर रहा हूं, इससे पहले आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, आगे देखिए, बात करते हैं कैपेसिटेंस की। तो कैपेसिटेंस होता है Q बाय V। देन Q, V की वैल्यू ये रही Q अपॉन A एप्सिलॉन, यहां पर D माइनस T1 प्लस T2 जो भी आपका आगे मटेरियल आपका जिस हिसाब से, वो मैंने यहां पर लिख दिया है। एयर पोर्शन की थिकनेस आ गई है, T1 T2 T3 T4 जितने मटेरियल हो सबके बारे में आप लिख सकते हैं। आगे की बात करें, T1 अपॉन एप्सिलॉन r1, T2 अपॉन एप्सिलॉन r2 और सो ऑन। ठीक है, ये पूरा आ गया आपका कैपेसिटेंस का फॉर्मूला। Q से Q कैंसिल कर दिया है, A एप्सिलॉन आपका ऊपर चला जाएगा तो A एप्सिलॉन। ठीक है, और अब फॉर्मूला आ जाएगा D माइनस T1 प्लस T2 प्लस T1 अपॉन एप्सिलॉन r1 T2 अपॉन एप्सिलॉन r2। ये लीजिए, ये हमारा कैपेसिटेंस यानी धारिता का फॉर्मूला आ गया है। लेकिन ये तब आया है जब आपने मटेरियल तो भरा है, बट साथ में एयर पोर्शन भी प्रेजेंट है, हवा भाग भी अवेलेबल है। लेकिन आपने पूरा भर दिया हो, इसका मतलब अलग अलग मटेरियल ठूस ठूस के उसमें भर दिए हो और पूरा भरने के बाद हवा रही नहीं हो, मतलब वहां पे एयर पोर्शन हो ही ना। तो मैं लिख सकता हूं इफ फुल्ली फिल्ड, यदि पूरा भरा हो,
प्लेटों के जो बीच का स्पेस है, प्लेटों के मध्य जो जगह है वो पूरी भरी हो तो हवा भाग नहीं होगा, ठीक है। हवा भाग यानी एयर पोर्शन नहीं होगा, एयर पोर्शन नहीं होगा तो एयर पोर्शन की थिकनेस नहीं रहेगी, और एयर पोर्शन नहीं होगा तो ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास ओनली बचेगा ए एप्सिलॉन नॉट और ये T1 अपॉन एप्सिलॉन R1, T2 अपॉन एप्सिलॉन R2 एंड आगे। समझ गए मेरी बात? तो ये अब कैपेसिटेंस का फॉर्मूला आ गया जब आपने अलग अलग मटेरियल उस कैपेसिटर के अंदर ठूस के भर दिए, अब कोई जगह नहीं बची है, तो अब कैपेसिटेंस किस हिसाब से बदलेगा, कंबाइनिंग इफेक्ट ये होने वाला है। तो मैंने आपको 3 केस बता दिए, जब आप एक ही मटेरियल से पूरा भरे, जब आप एक ही मटेरियल को थोड़ा भरे, और जब आप अलग अलग मटेरियल को मिलाकर पूरा भर दे। तो अलग अलग केस में अलग अलग कैपेसिटेंस होने वाला है, और तीनों के फॉर्मूलाज आपको पता होने चाहिए, क्योंकि आईआईटी, नीट, एनटीएससी टाइप के जो एग्जाम होते हैं, बोर्ड एग्जाम जो होते हैं, उनमें इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स जरूर आएंगे, और ये डेरिवेशन तो मोस्ट इंपोर्टेंट है ही, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आज की क्लास हमारी इतनी होने वाली है। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं कि कैपेसिटेंस मतलब ये चेंज तो हो गया है, लेकिन जब हम कैपेसिटर को चार्ज दें, क्योंकि हमको ये तो पता लग गया कि इसकी कैपेसिटेंस बढ़ गया है, जब हम चार्ज बढ़ाए तो हमें कितना वर्क डन करना पड़ेगा। वर्क डन हमेशा पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में सेव होता है, हमेशा किया गया कार्य स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होने वाला है, 2 या 2 से ज्यादा कैपेसिटेंस यूज करूं तो मुझे किस हिसाब से करना चाहिए, कैपेसिटेंस 2 या 2 से ज्यादा यूज करने में मुझे क्या फायदा, क्या नुकसान, और क्या मेथड होने चाहिए, कैसे उसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी, ये सब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो नेक्स्ट क्लास मिस मत करिएगा, मैं फिर कह रहा हूं, अभी जो चल रही है सीक्वेंस, उस सीक्वेंस को आगे बढ़ाते रहिए, अपना कॉन्सेंट्रेट लगाते रहिए, जुड़ते रहिए, और साथ में पढ़ते रहिए, और धमाल मचाते रहिए, ठीक है।